आप सभी को नमस्कार। आज हम विलियन वाले चैप्टर से नंबर 4 अणुसंख्य गुणधर्म परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने अणुसंख्य गुणधर्म में नंबर 1 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक का उन्नयन, नंबर 3 हिमांक का अवनमन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पिछले लेक्चर्स जरूर देखें। यहां हम नंबर 4 अणुसंख्य गुणधर्म लेने वाले हैं और नंबर 4 अणुसंख्य गुणधर्म है परासरण दाब। परासरण दाब पर आने से पहले हम बात करते हैं परासरण की। देखो, परासरण से संबंधित कई घटनाएं अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं। जैसे यदि फूल मुरझाए गए हैं तो मुरझाए हुए फूलों को यदि पानी में रखा जाए तो फूल ताजे हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि गाजर मुरझाई हुई है तो मुरझाई हुई गाजर को पानी में रखने पर वो ताजा हो जाती है। इसी प्रकार कच्चे आम का अचार डालने के लिए उस पर नमक लगाकर छोड़ते हैं, जिसके कारण जो कच्चा आम है वो संकुचित हो जाता है। इसी प्रकार किशमिश को पानी में रखने पर किशमिश फूल जाता है। मांस को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर नमक लगाकर रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये परासरण से संबंधित हैं। हम बात कर रहे हैं कि परासरण होता क्या है। ऑस्मोसिस। परासरण में विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा श्वेत प्रवाह परासरण कहलाता है। यहाँ विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। कई ये सोचते हैं कि ये डेफिनेशन गलत है, कम से अधिक की ओर कैसे जा सकते हैं। तो विलय के अणु नहीं जा रहे हैं, विलायक के अणु जा रहे हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परासरण क्या होता है। ऑस्मोसिस। डेफिनेशन मैं यहां नोट कर देता हूं। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली को अंग्रेजी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसपीएम। आपको नोट्स में ये लिखा हुआ मिलेगा, द्वारा श्वेत प्रवाह परासरण कहलाता है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक सतत शीट होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्रों का जाल होता है। जैसे मान लो मेरी ये हथेली है, ये एक शीट है, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे छिद्रों का जाल होता है। समझाने के लिए आप जैसे चाय छालने वाली छलनी मान लो, तो छलनी में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र। तो बात कर रहे हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। एक एक चीज को हम यहाँ एक्सप्लेन करके समझ रहे हैं। वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक करना ना भूलें। यह एक सतत सीट होती है जिसमें
छोटे छोटे छिद्रों का जाल होता है। इसमें से केवल विलायक के अणु ही गमन कर सकते हैं, विलय के अणु गमन नहीं कर सकते। तो क्योंकि विलयन का आधा भाग ही इससे पारगमन करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य। तो इससे केवल विलायक के अणु ही पारगमन करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की होती है, कृत्रिम और संश्लेषित। कृत्रिम सॉरी प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये पार्चमेंट की थैली या आपके सुअर की ब्लैडर से बनी होती है, जबकि संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली सेलाफेन की बनी होती है। तो इसमें प्राकृतिक जो एसपीएम है, ये क्या होती है? पार्चमेंट की थैली या इसकी जगह सुअर के ब्लैडर को भी हम काम में ले सकते हैं। जबकि जो कृत्रिम या संश्लेषित होती है, ये होती है आपके सेलोफेन की बनी। तो ये तो हमने बात की कि परासरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अब परासरण को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में हम एक थिसेल कीप लेते हैं। उस थिसेल कीप को हमने लटका दिया है उल्टा। शुद्ध सीधा थिसेल कीप में ऊपर वाला मुंह चौड़ा होता है, नीचे वाली जो ट्यूब है वो पतली होती है। इसको हमने उल्टा कर दिया है। इसका जो नीचे वाला खुला सिरा है, इस पर हमने जैसे पार्चमेंट की थैली लगा दी है, और इसको एक बीकर में हमने लिया है। बीकर में भरा हुआ है जल, और जो आपका ये थिसेल कीप है, इसमें हमने लिया है यूरिया का विलयन। तो ये अंदर जो है, ये है यूरिया का विलयन। बाहर हमने लिया है जल, और ये आपका जो थिसेल कीप है, इसमें से रीडिंग है, यानी ये पाठ्यांक वाला थिसेल कीप है जिसमें रीडिंग लिखी हुई है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि विलयन कितना ऊंचा चढ़ा है। अब ये अपना सीधा सा सिस्टम है। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया है, इसको हम चाहें तो थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं। ये तो कह रहा भाई मैं जाऊंगा तो उल्टा ही, कहना तो नहीं मानूंगा। हाँ, अब बाहर हमने लिया है जल, और ये जो है, ये है आपके अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम। ठीक है, बाहर केवल विलायक है, अंदर विलयन है। परासरण के कारण विलायक के अणु बाहर क्योंकि केवल जल है, अंदर यूरिया का विलयन है, तो अंदर विलय गुलावा है, बाहर विलय है ही नहीं, तो अंदर सांद्रता अधिक, बाहर सांद्रता कम। तो जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, यानी जो जल है वो इस थिसेल कीप में जाएगा। तो धीरे धीरे थिसेल कीप में जो द्रव है, जिसकी हाइट पहले यहां तक थी, ये ऊपर चढ़ेगी क्योंकि पानी अंदर आ रहा है, और ये तब तक जाएगा जब तक गतिक साम्य स्थापित नहीं हो जाता। मान लो आपका जो ये
थिसेल कीप है, इसमें द्रव की रीडिंग आ गई यहां तक, यानी जो अंदर विलियन था वो इतनी हाइट चढ़ गया। तो हम क्योंकि इसमें रीडिंग है तो रीडिंग की सहायता से ये पता कर लेंगे कि द्रव कितना चढ़ा है, और जितना चढ़ा है उसको मान लेंगे h। तो परासरण दाब क्या होगा? परासरण दाब हो जाएगा पाई बराबर एच डी जी। एच है कि अंदर जो थिसेल कीप के अंदर विलियन था वो कितनी हाइट पे चढ़ा, डी है लिए गए विलियन का घनत्व, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इस फॉर्मूले की सहायता से हम परासरण ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी परासरण दाब। तो यहां परासरण के कारण विलायक के अणु अंदर थिसेल कीप में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण अंदर भरे विलियन की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। किसके कारण हो रहा है? ये परासरण के कारण, और परासरण के कारण विलायक बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया परासरण का। अब हम बात कर रहे हैं परासरण दाब की, और परासरण दाब को पहले हम एक एक्सपेरिमेंट द्वारा समझ रहे हैं और फिर इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसके लिए हम एक घर्षण रहित पिस्टन वाला पात्र लेते हैं जिसमें 2 पिस्टन लगे हुए हैं। इसके बीच में है अर्धपारगम्य झिल्ली, ये पिस्टन है, और ऐसा ही पिस्टन हमने यहां लगाया है। ठीक है, कौन क्या है उसको मैं आपके यहां लिख देता हूं। यहां है विलायक, यानी केवल जल। यहां हमने लिया है विलियन। ये आपके पिस्टन P1, ये आपके पिस्टन P2। ठीक है, ये आपके सेंटर वाली जो है ये है SPM अर्धपारगम्य झिल्ली। अब क्या होगा? परासरण होगा, और परासरण के कारण इस तरफ केवल विलायक है, तो विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलियन की ओर जाएंगे इस तरफ। तो विलायक के अणु जब विलियन की ओर जाएंगे तो विलियन की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो सांद्रता बढ़ने के कारण इस पिस्टन पर दाब लगेगा, ये पिस्टन बाहर की ओर जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि विलायक के अणु जितने विलियन की ओर जा चुके हैं उतने चले गए हैं, कोई बात नहीं। अब और विलायक के अणु विलियन की ओर नहीं जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पिस्टन P2 पर बाहर से दाब लगाना पड़ेगा। बाहर से दाब लगाने पर विलायक के और अधिक अणु विलियन की ओर नहीं जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पिस्टन पर बाहर से दाब डालकर विलायक के अणुओं को विलियन की ओर जाने से रोक रहे हैं, तो हम परासरण की क्रिया को रोक ले हैं। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन P2 पर जो बाह्य दाब हम लगा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब। जब पिस्टन P2 पर बाहर से दाब लगाएंगे तो विलायक के अणु विलियन की ओर अब नहीं जाएंगे, यानी परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? परासरण दाब की, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब, जो बाहर से हम दाब लगा रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? परासरण दाब कहलाता है। तो ये हमने ले लिया परासरण, और यहां पर बात कर ली परासरण दाब की। अब जो परासरण दाब है ये विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो जो परासरण दाब है पाई, ये बराबर होता है CRT। सी क्या है? विलयन की सांद्रता, आर क्या है? गैस नियतांक, टी क्या है? परमता। अब आगे अगर हम देखें तो सांद्रता क्या होती है? विलयन के इकाई आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या,
तो ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा आयतन गुणा आर गुणा टी। आगे अगर हम लें तो पाई बराबर एन क्या है, विलेय के मोल, मोल क्या होती है, मात्रा विलेय की बटा विलेय का अणुभार, आयतन है ऑलरेडी गुणा आर गुणा टी। तो ये टोटल अपने 3 फॉर्मूले हैं जिन पर नंबरिकल इक्वेशन आता है, एक ये, एक ये, एक ये। डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होता है। यहां पर पाई क्या है, प्रसरण दाब, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, आर क्या है, गैस नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 0.0831, टी क्या है, परम ताप जो किस में होना चाहिए, केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा। यहां पर एन क्या है, एन है आपके विलेय के मोल, फिर वी क्या है, विलियन का आयतन और वो भी लीटर में, डब्ल्यू क्या है, विलेय की मात्रा, और अगर हम यहां से एम निकालना चाहें विलेय का आणविक द्रव्यमान तो हो जाएगा W अपॉन पाई चला जाएगा नीचे इंटू वी इंटू आर टी। ये एक फॉर्मूला अपना ये हो गया। तो एम क्या है, विलेय का अणुभार, आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, एक ही चीज है। जितने भी हमने अणुसंख्यीय गुणधर्म पढ़े हैं उनसे हम एक कॉमन चीज ज्ञात करते हैं, वो होता है विलेय का अणुभार, आणविक द्रव्यमान एम। प्राशन दाब विधि द्वारा मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने को हम सर्वश्रेष्ठ विधि कहते हैं, या यूं कह सकते हैं इन शॉर्ट, प्राशन दाब विधि विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। बाकी जो विधियां हैं जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, इनसे सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, प्राशन दाब विधि। क्यों, क्योंकि ये एक तो कमरे के ताप पर ज्ञात किया जाता है, सेकंड इसमें विलेय की मोललता के स्थान पर मोलरता है। बाकी सब में हम मोललता काम में लेते हैं, यहाँ क्या है, मोलरता, सी क्या है, विलयन की मोलरता। और तन्नु विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, उनके लिए भी प्राशन दाब द्वारा जो वैल्यू प्राप्त होती है वो अधिक होती है। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं फिर इसको रीजन लिखते हैं। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्राशन दाब विधि सबसे उपयुक्त है। यानी आप वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक के उन्नयन, हिमांक के अवनमन द्वारा यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो उन सब में बेटर कौन है, प्राशन दाब विधि। यदि इसके द्वारा हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें तो ये सबसे बेटर है। क्यों, क्योंकि प्राशन दाब कमरे के ताप पर ज्ञात किया जाता है, सेकंड एक तो कमरे के ताप पर ज्ञात किया जाता है, सेकंड क्या है, मोलरता के स्थान पर मोलरता लेते हैं, और तन्नु विलयनों के लिए इसका मान अधिक प्राप्त होता है। जबकि तन्नु विलयनों के लिए अगर क्वाथनांक उन्नयन जैसी विधियों का उपयोग करते हैं तो वहां मोलर द्रव्यमान या यूं कहें रीडिंग कम प्राप्त होती है। तो क्योंकि यह है इन प्रश्न दाब कमरे के ताप पर ज्ञात किया जाता है, रूम टेम्परेचर, तथा मोलेलिटी
के स्थान पर मोलरता लेते हैं। प्रासरण दाब का मान तनु विलीनों के लिए अधिक प्राप्त होता है। अब प्रासरण दाब विधि द्वारा विलेय का मोलर द्रव्यमान सामान्यतः वृद्ध अणु, जैव अणु और बहुलकों का ज्ञात किया जाता है। तो इसके द्वारा जो ज्यादा फेमस है वो किसके लिए? सामान्यतः वृद्ध अणु, जैव अणु व बहुलकों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। एक इसीलिए बाकी सबसे ये बेटर है। तो हमने लिया प्रासरण, प्रासरण दाब विधि के सर्वश्रेष्ठ होने के कारण। अब हम लेंगे थोड़ा सा आइडिया समपराश्रयी विलयन, अतिपराश्रयी, अल्पपराश्रयी विलयन और थोड़ा सा जो डेली लाइफ से रिलेटेड है प्रासरण की क्रियाएं उनको लेंगे। बोर्ड थोड़ा मैं रेज करता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं उसको नोट कर देता हूं। एक है समपराश्रयी विलयन। जैसा कि नाम से ही आप पता कर सकते हैं, ऐसे विलयन जिनका प्रासरण दाब समान हो समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं, और वह विलयन जिसका प्रासरण दाब अधिक हो अतिपराश्रयी, और जिसका प्रासरण दाब कम हो अल्पपराश्रयी विलयन कहलाता है। तो समपराश्रयी क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनका प्रासरण दाब समान, उनको हम बोलते हैं समपराश्रयी विलयन। वह विलयन जिसका प्रासरण दाब अधिक उसको हम बोलेंगे अतिपराश्रयी। वह कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लो दो विलयन है उनकी, जिसका प्रासरण दाब कम हो। अल्पपराश्रयी विलयन कहलाता है। यानी मान लो दो विलयन है, एक का मान है प्रासरण दाब पाई 1, दूसरे का प्रासरण दाब है पाई 2। यदि ये इक्वल है तो समपराश्रयी कहलाएंगे। यदि पाई 1 की वैल्यू ज्यादा है पाई 2 से तो पाई 1 कहलाएगा अतिपराश्रयी और पाई 2 कहलाएगा अल्पपराश्रयी। देखो, अपने रुधिर कोशिकाओं में जो द्रव होता है उसका, या यूं कहें रुधिर द्रव का जो सांद्रता होती है वो होती है 0.9 VV%। यानी रुधिर कोशिकाओं में जो द्रव है उसका आयतन प्रतिशत 0.99 VV% NaCl के बराबर होता है। यदि इसे ज्यादा हो जाए
तो अंदर से बाहर पानी आएगा, और इससे कम हो जाए तो बाहर से अंदर पानी जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एडिमा या सोप। जो व्यक्ति अधिक नमक का सेवन करते हैं उनके ऊतकों और कोशिकाओं के बीच की जो जगह होती है जिसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान, वहां पर जल भराव हो जाता है, और जल भराव के कारण सूजन आती है। इस सूजन को ही हम क्या बोलते हैं, सोप या इडिमा। तो जो लोग अधिक नमक का सेवन करते हैं उनके ऊतकों में अंतर कोशिकीय स्थानों में जल धारण होता है, जिसके कारण अब जब जल भरेगा सूजन आएगी, होने वाली सूजन को शोप कहते हैं। अब हम लेते हैं परासरण के कुछ जनरल एग्जाम्पल। कच्चे आम पर नमक लगाकर रखने पर वे संकुचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाह्य परासरण के कारण उसके अंदर का पानी बाहर आ जाता है। तो कच्चे आम पर नमक लगाने पर बाह्य परासरण होगा, जल बाहर आ जाता है, में आम संकुचित हो जाएगा। सेकंड, मांस पर नमक लगाकर छोड़ने पर बैक्टीरिया जब मांस के कांटेक्ट में आता है तो बैक्टीरिया के बॉडी का अंदर का पानी बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो मांस को संरक्षित यानी खराब होने से बचाना, रखने के लिए नमक लगाते हैं, जिससे बैक्टीरिया मान लो, जीवाणु मान लो, बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में भी बाह्य परासरण होगा, बॉडी का पानी बाहर आएगा। बाह्य परासरण के कारण मर जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम किशमिश को पानी में रखेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, तो अंत्यपराशरण होगा, किशमिश फूल जाएगा। मुरझाई हुई गाजर को पानी में रखेंगे तो पानी गाजर के अंदर चला जाएगा, अंत्यपराशरण होगा और गाजर ताजी हो जाएगी। तो अगर पानी बाहर आ रहा है तो बाह्य पराशरण, अंदर जा रहा है तो अंत्यपराशरण। ये कुछ पराशरण की नॉर्मल घटनाएं थी। अब हम पराशरण से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है प्रतिलोम पराशरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हेडिंग लगा लेते हैं, ये बोर्ड परीक्षकों का एक फेवरेट टॉपिक है।
जिस पर रेंडमली क्वेश्चन आते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं आरओ। गवर्नमेंट उन जगहों पर जहां पीने का पानी कम होता है और जमीन में जो पानी है वो लवणीय होता है, वहां पर लवणीय पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए आरओ प्लांट लगाती है। घरों में भी आरओ होते हैं, लेकिन कुछ घरों में जो नॉर्मली आरओ हम काम में लेते हैं उनका काम होता है पानी को केवल फिल्टर करना, लेकिन ये जो आरओ है इसका काम है खारे पानी को मीठे पानी में बदलना। अब देखो, प्रतिलोम परासरण यानी परासरण की क्रिया विपरीत है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि हम विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाएं तो परासरण की क्रिया बदल जाती है। पहले विलायक के अणु विलयन में जा रहे थे, अब विलायक के अणु विलयन से बाहर आएंगे। इसी की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाने पर परासरण की दिशा विपरीत हो जाती है। अब परासरण जो है उसकी दिशा रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात विलायक के अणु अब विलयन से बाहर आएगा। पहले विलयन में जा रहा था, अब विलयन से अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा पारगमन करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इस प्रतिलोम परासरण में जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, एएसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये बनी होती है सेलुलोज एसीटेट की, ये ध्यान रखें। जबकि परासरण के लिए जो झिल्ली होती है वो कृत्रिम होती है, वो होती है सेलोफेन की, और जो प्राकृतिक होती है वो होती है या तो पार्चमेंट की थैली या सुअर का ब्लेडर। इसका उपयोग क्या है, इस विधि का उपयोग है, इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है, यानी समुद्र के जल से मीठा पानी बनाने में किया जाता है। तो इसका यूज क्या है, समुद्री जल के विलवणीकरण। इजराइल जैसी कंट्रीज जहां चारों तरफ समुद्र है, वहां पीने का मीठा पानी बहुत कम उपलब्ध है, तो ऐसी कंट्रीज समुद्री जल से ही आरओ टेक्निक द्वारा मीठा पानी बनाते हैं और उसी को पीने के काम में लेते हैं। अब जो ये आरओ है, इसकी हम संरचना समझते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। यहां से हम बाह्य दाब लगा रहे हैं, इनके सेंटर में है एसपीएम, इस तरफ है समुद्री जल और यहां है शुद्ध जल, यानी इस तरफ विलयन है, इस तरफ विलायक है, और यहां हम बाह्य दाब लगाते हैं। जो आरओ प्लांट होता है उसमें ये लाइट से चलता है, तो प्रेशर लाइट से लगता है, और ये प्रेशर जो है बाह्य दाब
ये परासरण दाब से अधिक है। तो पहले क्या था, पहले ये था कि विलायक शुद्ध जल विलायक है, ये विलायक, ये तो आपको पता ही है एसपीएम है, अर्धपारगम्य में झिल्ली। तो पहले परासरण के कारण विलायक अणु विलयन की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया तो अब यहां से जो विलायक यानी जल है वो इस तरफ जाएगा। कुल मिलाकर परासरण की दिशा पहले के ठीक विपरीत हो गई। पहले विलायक के अणु विलयन की ओर जा रहे थे, अब बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक लगाने पर जो विलयन है इसमें से शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पारगमन कर रहा है, बाहर आ रहा है। तो समुद्री जल में से जितना भी शुद्ध वाटर है वो इस तरफ आ जाएगा, और ये जो मीठा पानी है ये हमें यहाँ अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ जो आ रहा है वो क्या है, शुद्ध जल। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अपने परासरण दाब वाला टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद अपने विलयन वाले चैप्टर से केवल एक लास्ट लेक्चर बचेगा, वो है असामान्य मोलर द्रव्यमान और वॉन ऑफ गुणांक। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा श्वेत परासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। फिर यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात विलायक के अणु विलयन से पारगमन करते हैं। इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं और इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। तो यहाँ पर अपने ये टॉपिक समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की कंजूसी की है तो तुरंत सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करें ताकि वीडियोज अपलोड होते ही आपको मिल जाए। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।